गांव में रॉकी अपनी माँ नैना के साथ रहता था। रॉकी कोई मामूली इंसान नहीं था, बल्कि एक इच्छाधारी सांप था। जैसे जैसे रॉकी बड़ा होता गया, वैसे वैसे उसके शरीर में कुछ बदलाव होते गए। धीरे धीरे करके रॉकी सबसे अलग होता गया और एक दिन रॉकी एक जंगल की तरफ से गुजर रहा था कि तभी उसको किसी की आवाज आती है। रॉकी, रॉकी। रॉकी पीछे पलट के देखता है, लेकिन उसके पास कोई भी नहीं था। रॉकी आगे चलता है कि तभी रॉकी के शरीर में से एक चमक आती है और वो एक बहुत ही ज्यादा बड़ा सांप बन जाता है। झाड़ियों में से रॉकी रेंगता हुआ दूसरी साइड जाता है और एक बार फिर वो एक इंसानी रूप धारण कर लेता है। रॉकी जंगल के बीचों बीच पहुंच जाता है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? एक तो भगवान ने मुझे दूसरों से बहुत ही अलग बनाया है, वहीं दूसरी तरफ मेरा ये नाग रूप किसी भी टाइम आ जाता है। रॉकी खुद से बातें करते हुए आगे की तरफ चल ही रहा होता है कि तभी उसको ऐसा महसूस होता है उसके साथ उसके अलावा और भी कोई है। रॉकी एक बार फिर पीछे पलटकर देखता है, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। मैं यहाँ पर थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर लेता हूँ। रॉकी वहीं पर बैठ जाता है और कुछ देर बाद उसको एक लड़का लड़की हाथ में हाथ डालकर जाते हुए नजर आते हैं। काश मैं भी किसी के साथ ऐसे ही घूम रहा होता। रॉकी अपने ख्यालों में खो जाता है और सो जाता है, लेकिन रॉकी को नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में नाग होने से भी बड़ी घटना होने वाली थी। वो अपने ख्यालों में खो रखा होता है कि तभी उसके पास किसी चुड़ैल के उल्टे पैर लटके हुए दिखाई देते हैं। थोड़ी देर बाद जिस पेड़ के नीचे रॉकी लेटा हुआ था, उसी पेड़ से उल्टी लटक कर एक चुड़ैल। शरद, तुम कहाँ थे शरद? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आखिरकार तुम मेरे पास आ ही गए। बेबी, तुम कहाँ थी इतने दिनों तक? उसकी ये बात सुनकर चुड़ैल को लगता है कि रॉकी उसको अभी भूल नहीं पाया है, इसलिए वो उससे मीठी सी आवाज में बोलती है। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी शरद। अब तुम सिर्फ मेरे हो। कि तभी रॉकी को किसी के चीखने की आवाज आती है और रॉकी की आंख खुलने से पहले ही चुड़ैल एक बार फिर उल्टी होकर पेड़ पर चली जाती है। रॉकी की आंख खुल जाती है, जिसके बाद रॉकी उठकर अपने घर की तरफ चले जाता है। वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल खुद से बोलती है। लल्ला लल्ला लोरी, शरद अब मैं हूँ तेरी। रॉकी अपने घर चले जाता है और घर पर जाकर अपनी माँ से बोलता है। माँ, अब मैं अकेला नहीं रह सकता हूँ, मेरी शादी करवा दो। उसकी ये बात सुनकर नैना उससे बोलती है। बेटा, तू तो एक इच्छाधारी नाग है। तुझसे मामूली लड़की शादी कैसे करेगी? रॉकी अपनी आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में चले जाता है और अगले कुछ दिन बाद एक बार फिर रॉकी जंगल के रास्ते जा रहा था कि तभी उसे एक सुंदर सी लड़की दिखाई पड़ती है। लड़की कितनी सुंदर है, इसकी सुंदरता ने तो मेरा मन मोह लिया है। आखिर इसका नाम क्या है? रॉकी उस लड़की से उसका नाम पूछने के लिए उसके करीब जाता है। तुम्हारा नाम क्या है? तुम इतने घने जंगल में अकेले क्या कर रही हो? वो दरअसल मेरा यहाँ पर कोई भी नहीं है। मैं अकेली हूँ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे रहने का इंतजाम कर देता हूँ। लेकिन तुमने अभी तक मुझे अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम जानकर क्या करोगे तुम? नहीं, कुछ नहीं, मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था। इतना कहकर रॉकी अपने पूर्वज की हवेली, जो कि उसी जंगल में थी, उस चुड़ैल को वहां पर लेकर जाता है और उससे बोलता है।
आज से तुम यहीं पर रहना। यदि तुम्हें कोई भी परेशानी हो या कुछ भी जरूरत हो तो तुम मुझे बता सकती हो सुंदरी। चुड़ैल उसकी बातों का जवाब नहीं देती और मुस्कुराहट के साथ घर के अंदर चली जाती है। रॉकी ये देखकर खुश हो जाता है कि उसको अब एक लड़की मिल गई है। रॉकी खुशी खुशी अपने घर चले जाता है। वहीं दूसरी तरफ जंगल में एक बूढ़ी औरत हाथ में भभूत लिए घूम रही थी कि तभी उस औरत को वही सुंदर सी लड़की दिखाई देती है जो रॉकी के साथ थी। अरे बेटा, तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें पता नहीं है यहाँ पर चुड़ैल घूमती रहती है। तुम अपने घर चली जाओ। मैं तो अपने हाथ में भभूत लिए घूम रही हूँ। मुझे एक बार बस वो चुड़ैल दिख जाए तो मैं उसके ऊपर भभूत ही फेंक कर उसे अपने पैर दबवाऊंगी। लड़की उसकी बातों का जवाब नहीं देती और हंसते हुए वहां से चले जाती है। थोड़ी दूर औरत चलती है कि तभी उसके सामने चुड़ैल आ जाती है और हंसते हुए उससे बोलती है, तुम मुझे भभूति खिलाकर अपने पैर दबवाओगी ना? ला दे। वो चुड़ैल तुरंत उस भभूत को अपने ऊपर छिड़क देती है और बोलती है, देख, ये भभूति मैंने खुद ही खा ली, पर मेरा पेट तो नहीं भरा। अब मेरा पेट भरने के लिए और मेरी सुंदरता पहले के जैसे रखने के लिए मुझे तेरे खून की जरूरत है। इतना कहकर चुड़ैल उस औरत को हवा में उड़ाकर घुमाने लगती है। उसके बाद उसका शरीर खा जाती है। वहीं दूसरी तरफ रॉकी धीरे धीरे उस चुड़ैल के करीब आता जा रहा था। चुड़ैल उसका आए दिन खून पीते जा रही थी और रॉकी कमजोर होता जा रहा था। उसकी आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ गए थे। ये सब देख उसकी माँ नैना उससे बोलती है, बेटा रॉकी, ये तुझे क्या हो गया है? तू इतना कमजोर कैसे होता जा रहा है? रॉकी उसकी बातों का जवाब नहीं देता और अपनी सुंदरी से मिलने के लिए घर से निकल जाता है। ये सब देखकर नैना थोड़ी हैरान हो जाती है और वो रॉकी का पीछा करते करते अपने पूर्वजों के खंडहर पहुंच जाती है, जहां वो देखती है कि वो एक चुड़ैल के साथ अपना समय व्यतीत कर रहा है। ये देखकर मानो नैना के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वो अपने बेटे रॉकी को किसी चुड़ैल से शादी करता हुआ देख लेती है। उसके बाद नैना तुरंत भागते हुए एक तांत्रिक को लेकर आती है। तांत्रिक उसके पास आकर उस चुड़ैल से बोलता है, ए चुड़ैल, तू इस बच्चे को छोड़ दे। ए तांत्रिक, तू मेरे रास्ते से हट जा। तांत्रिक, वरना तू भी अपनी जान से जाएगा। मैं कहता हूँ छोड़ दे इसे। क्यों इसके पीछे पड़ी हुई है तू? बताओ, वरना मैं तुझे भस्म कर दूंगा। इतना कहकर तांत्रिक चुड़ैल के ऊपर पवित्र गंगा जल फेंक देता है, जिसके बाद चुड़ैल तिलमिला उठती है और चीखते हुए उससे बोलती है, तांत्रिक, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तू मुझे सब कुछ सच बता दे, मैं तुझे जाने दूंगा। बताती हूँ, पर तू मुझे कुछ मत कर। कुछ साल पहले की बात है, मैं एक मामूली सी इंसान थी। राधा शरद के साथ घूमने के लिए आई हुई थी। शरद, शरद, देखो हम लोग एक दूसरे को कितना चाहने लगे हैं। हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं और आज हमारा ये सपना पूरा हो रहा है। हाँ राधा, तुम सच बोल रही हो। दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे होते हैं। शरद राधा की मांग में सिंदूर भरने ही वाला होता है कि तभी शरद को एक सांप आकर काट लेता है, जिस वजह से शरद वहां पर गिर जाता है। राधा को ये लग रहा था कि शरद मर चुका है और राधा ने रोते हुए खुद की जान भी दे दी। मेरी इच्छा पूरी जिंदगी शरद के साथ खुशी से रहना चाहती हूँ।
तुम सब मेरे और मेरे शरद के बीच में मत आओ। मैं तुम सबसे वादा करती हूँ, मैं किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी, लेकिन बस मेरे शरद से मेरी शादी करवा दो। तांत्रिक और नैना ये सब सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद नैना अपने बेटे की शादी उस चुड़ैल से करवा देती है और वे सभी अब खुशी से रहने लगते हैं।